So, hello बच्चों पार्टी, welcome back to CBZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी and guys, मुझे पता है आप सारे लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे हो। जो लोग AKTU की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, मैं खास तौर पे उनके लिए बात बोल रहा हूँ। देखो AKTU से रिलेटेड एक बहुत ही अर्जेंट अपडेट आप लोगों को देना है, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप में से सब लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठ गए हो, है ना। और मोस्ट ऑफ द लोगों का डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो चुका है और आप लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब बस एक चीज का सारा बच्चा इंतजार कर रहा है, वो है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भैया AKTU की चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी। पहले जो इनका पुराना शेड्यूल था, उस शेड्यूल के नियमानुसार 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इनकी चॉइस फिलिंग होनी थी। टाइम इन्होंने नहीं बताया था कि 10 तारीख को कब चॉइस फिलिंग शुरू होगा, बट होना यही था। फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अपना डेट को 30 तारीख से एक्सटेंड करके 6 तारीख तक कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात थी कि चॉइस फिलिंग शायद एक्सटेंड हो सकती थी, या फिर भी पॉसिबिलिटी था कि चॉइस फिलिंग 10 से शुरू हो जाए। लेकिन अभी फिर से इनका कल रात को 12 बज के समथिंग, मतलब मैं बोल सकता हूं कि आज 8 तारीख को ही है ना, या फिर बोल लो कल रात को 12 बजे के बाद एक बढ़िया सा नोटिस आया कि भाई AKTU फिर से डेट एक्सटेंड कर रहा है। अंतिम तिथि जो थी पहले 6 जुलाई थी, अब AKTU ने एकदम बढ़िया से 6 जुलाई को एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दिया है। अबे देखने के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अपने रसगुल्लों के वो हो गए हैं, लाइक दिल टूट गए हैं कि भैया जोसा की काउंसलिंग चल रही है, MPDT के राउंड 1 का रिजल्ट भी आ गया, अपग्रेड का भी रिजल्ट आ गया, जैक दिल्ली वाले कॉलेज जाने लगे, IPU वालों के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, हम लोग कब कॉलेज जाएंगे? हमारा तो अभी कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। बाकी जो मेरे दोस्त अदर स्टेट या जोसा में अप्लाई किए थे, उनके कॉलेज भी अलॉट हो गए हैं। तो बच्चे बड़ा परेशान थे, मेरे पास बहुत सारे फोन आए, कॉल आया। हालांकि मैंने इसका नोटिस ग्रुप में ही डाल दिया था, रात को ही 12 बजे ही डाल दिया था, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा फोन कर रहे थे कि फिर मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी है। देखो यार, ऐसा है कि AKTU का ये हर साल का है। इस साल तो AKTU टाइम से बहुत पहले रजिस्ट्रेशन खोल दिया। इस साल तो AKTU टाइम से बहुत पहले ही अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट करने की शेड्यूल दे दिया। लेकिन AKTU हर साल क्या करता है, अपनी काउंसलिंग लेट कराता है जोसा और बाकी काउंसलिंग से कंपेयर करे तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनसे पहले भी करा लेता है। लेकिन तुम समझो, देखो AKTU में ज्यादातर कॉलेज ढंग के नहीं है, ये बात तुम समझ गए होगे। और समस्या क्या है कि जैसे गवर्नमेंट में आज के टाइम में लोग IT बस पसंद कर रहे हैं, बाकी NIT BIT में क्या है कि वही प्लेसमेंट देख के बच्चों का दिल टूट गया कि नहीं भाई इधर नहीं जाना है। प्राइवेट में हवा कुछ ज्यादा था, परसेंटेज प्लेसमेंट का कुछ हवा ज्यादा था। और बाद में जब बच्चों ने धीरे धीरे मेरी वीडियोस देखना शुरू की, तो उन्हें लगा कि भैया मतलब बस है मामला भाई, है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान टाइप का उन्हें ऐसा महसूस हुआ। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेजेस ठीक नहीं है, बस ये है कि बच्चों की एक्सपेक्टेशन हाई है और शायद कॉलेज उसको मीट नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो ये चीज था। तो AKTU में जनरली जो बच्चा AKTU का वेट कर रहा होता है, जनरली, वैसे तो कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं टॉप के कॉलेजों के लिए, लेकिन जनरली सारे लो रैंक वाले होते हैं। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख, यहाँ 14 लाख रैंक तक बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, आराम से मिल सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। उसके बाद भी AKTU में सीटें खाली रह जाती हैं। तो देखो ऐसा है कि AKTU जितना ज्यादा लेट होगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके बिहाफ पे बता रहा हूँ, AKTU जितना ज्यादा लेट होगा कट ऑफ उतना ज्यादा जो लो जाने की संभावना रहेगी। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सोचो, जिसकी 8 लाख रैंक है वो भी मेरे को फोन करके बोलता है भैया मैं क्या करूं, कहीं और ले लूं क्या? मैंने बोला ले ले भाई, कहीं और ट्राई कर, देख कोई और स्टेट में तेरे को कोई बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में भी ढंग का मिल रहा है क्या, जो 1.5 लाख फीस और 1 लाख फीस में बीटेक करा रहा हो। बोल रहा है नहीं। मैंने बोला फिर वेट कर। अरे सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर तुम्हारी ज्यादा लो रैंक है, देखो जितने अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं, पेशेंस जनरली होगा नहीं। वो लोग क्या करेंगे, बाकी काउंसलिंग्स में कोई YMCA फरीदाबाद में कोई चला गया, कोई UIT चंडीगढ़ में चला गया, कोई HBTU कानपुर में चला गया, कोई MMUT गोरखपुर में चला गया, और कोई CFTIs में चला गया। ये लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि अपना मामला सेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं सेट कर लेंगे। तो इस चक्कर में फिर क्या होगा, IIT NIT BIT की जो कट ऑफ जाएगी लो जाएगी, जैसे सेकेंडरी काइट की जो है कट ऑफ लो जाएगी। तो AKTU जितना ज्यादा लो होगा, मतलब जितना ज्यादा डिले करेगा, उतना थोड़ा सा कट ऑफ में लो होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बात तुम समझ रहे हो क्या? तो ये सिनेरियो है, तो तुम टेंशन मत लो। और अभी मैं तुम्हें बताता हूँ 6 तारीख तक की बात, मैं बताता हूँ तुम्हें 6 तारीख तक की बात। अगर 6 तारीख तक की अगर मैं बात बोलूं,
6 तारीख इनका लास्ट डेट था और उस टाइम तक 70,000 से ज्यादा 70K से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और उसमें से मुझे लगता है 65K प्लस लगभग लगभग लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो भी सबमिट कर ली थी और मामला सारा इनका डन हो गया था। तो ये तो बहुत कम नंबर है, यूपी स्टेट के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं। AKTU से लगभग 400 से 500 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। तुम समझो AKTU में कॉलेजों की कमी नहीं है ना। और अगर सिर्फ अभी बात करूं 2-3 दिन पहले की न्यूज है, 27 कॉलेज को पहले से ही एफिलिएशन 3 साल के लिए मिला हुआ था और अभी 226 कॉलेजों का एफिलिएशन एक्सटेंड किया गया है। तो नंबर ऑफ कॉलेज AKTU में बहुत ज्यादा है, तुम उसकी टेंशन मत लो। यहाँ पे कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छे कॉलेजों की संख्या कम है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम AKTU की काउंसलिंग में जितनी भी लो रैंक है ना, जनरली एडमिशन हो जाएगा। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, चाहे नोएडा गाजियाबाद हो, कानपुर हो या फिर लखनऊ, जो हल्ला मचा रहे हैं कि हमारी सीटें भर गई, हमारी सीटें भर गई, हमारी सीटें भर गई, तुम टेंशन मत लो मेरे भाई। इनकी सीटें वो भरी हैं जो 15% मैनेजमेंट कोटे वाली हैं। बाकी जो 85% सीट जो रेगुलर भरी जाती है AKTU काउंसलिंग से, वो तो AKTU के लिए इनको वैकेंट करके रखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? वो उसमें वैसे भी बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और जो लोग TFW ले रहे हैं, देखो मैं वैसे ही अभी लिस्ट बना रहा था। लिस्ट क्या बना रहा था कि देखो नोएडा गाजियाबाद में, देखो लखनऊ के कॉलेज तो वैसे भी लोग ज्यादा जाते नहीं है, 2-4 कॉलेज में ही जाना पसंद करते हैं, बाकी कॉलेज में सच में दम नहीं है। नोएडा गाजियाबाद में लोग थोड़ा ज्यादा जाते हैं, तो मैं थोड़ा नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजों को और लखनऊ के कॉलेजों की लिस्ट बनाया। किन कॉलेजों की लिस्ट बनाया? टॉप के कॉलेजों की लिस्ट तो पहले बना चुका हूं, अब उन कॉलेजों की लिस्ट बनाया जिसमें 3 तरीके के कॉलेज है भाई। देखो एक कॉलेज है कि चलो यार हमें बिल्कुल भी यहाँ पे भेजना है, रिकमेंड करना है। दूसरा कि भैया बहुत लो रैंक है, मान लेते हैं 10 से 12 लाख रैंक है, तो ओके है, चलो ठीक है। अब लो रैंक है तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो चलो बोल दिया कि चलो भाई लास्ट रख लो। और तीसरा है जो मतलब जिनकी परफॉर्मेंस, जहां मुझे लगता है कि मतलब एक मिनिमम थ्रेशोल्ड को भी पार नहीं कर रहे हैं, नीचे ही अटके हुए हैं, और यहां पर बच्चे को भूल के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जाने का कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे कॉलेजों की अभी मैं लिस्ट बना रहा था। अब देखो इन कॉलेजों की बात, ये कौन कौन से कॉलेज हैं इनके बारे में तो जनरली मैं बता चुका हूं। ये कौन कौन से हैं, जैसे मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं, कम से कम 8-10 कॉलेज इस रेंज में मैं रखा। और मैक्सिमम कॉलेज जो आए थे वो इसी रेंज में आए थे, जहां पे मैं बच्चों को जाने के लिए कहूंगा भी नहीं। और यार 10-12-14 लाख रैंक तक तो यहीं पे तुम्हारी सीट भर जाएगी। और लेकिन लोग इसके नीचे भी चले जाते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता है। रीजन क्या है? एक रीजन है कि इनके पास ढंग का प्लेसमेंट नहीं है। एक बिलबोर्ड लगाने में पैसे खर्च करेंगे, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज बुलाने में नहीं करेंगे। कंपनीज इनकी आएंगी भी तो कौन आएंगी? टेलीकॉलर, सेल्स वाली कंपनीज, सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी आएगी, जहां जाके तुम्हें इंजीनियरिंग का लाइफ में कोई भी फील नहीं होने वाला है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इनके पास ढंग के लैब नहीं है। और चौथा, इनकी फैकल्टीज भी, जहां तक मैंने देखा कि इनके फैकल्टीज से भी बात करो तो एक होता है ना कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो मैं उसकी बड़ाई करूंगा, ये पता चलता है कि टेम्पोररी फैकल्टी है, वो फैकल्टी यहां भी पढ़ा रही है वहां भी पढ़ा रही है। मतलब फैकल्टी को लेके, फैकल्टी खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो बच्चा क्या सेटिस्फाइड रहेगा, है ना? तो कई चीजें मेरे को पता चली, मैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ा जो रिपोर्ट्स आगे जाती हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि यार इन कॉलेजों की लिस्ट बनानी चाहिए और बच्चों को बतानी चाहिए। अब देखो यार, ऐसे तो यूट्यूब पे बताना सही नहीं है। यूट्यूब पे आके सबका नाम बको, ये गलत बात है, क्योंकि आप अपने मन से, अगर आपको इंडिया में बोलने की आजादी है तो नहीं बोल सकते। या तो यूट्यूब पे आऊं, सारे प्रूफ्स लेके आऊं, दिखाऊं और तब उस पे क्लेम करूं, वो ठीक रहेगा। लेकिन ऐसे नाम ऐसे बोलना सही मुझे नहीं लग रहा है ना? तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? तो जो भी बच्चे बात करते हैं भाई, उनको हम जरूर रिकमेंड कर सकते हैं, या अपनी जो चॉइस फिलिंग अपन बनाते हैं उनमें इन कॉलेजों को, वहां उनमें इन कॉलेजों को सीधा ही उड़ा सकते हैं कि नहीं भाई हम इन कॉलेज को अपने बच्चों की चॉइस फिलिंग में डालेंगे नहीं। या फिर बच्चों को समझा सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ मत जाओ। और मजे की बात क्या है, इनके एड्स चलते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर इनका प्रचार करते
देते हैं। और एक और मजे की बात यह है कि बहुत सारे एजेंट्स बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दिलाते हैं, जिन बच्चों की रैंक 8 लाख 9 लाख होती है। मैं कहता हूं यार तुम्हारी 8 लाख 9 लाख रैंक है तो तुम इस बैंड में भले चले जाओ, ये भले ना मिले इसमें चले जाओ, लेकिन इसमें मत जाओ। तो ये एक और समस्या है ना। तो ये बहुत तरीके की समस्या है। और एक सजेशन मैं और देना चाहूंगा, जो टीएफडब्ल्यू वाले बच्चे हैं, देखो टीएफडब्ल्यू वाले बच्चे, मतलब सोचो ट्यूशन फीस वेवर कौन लेता है? जनरली जो गरीब होता है, क्योंकि जब हम टीएफडब्ल्यू वाली सीट लेते हैं तो वहां पे हमारी कैटेगरी रैंक तो लगती नहीं है। हाँ, एक बच्चा कैटेगरी रैंक मतलब कैटेगरी रैंक से नॉर्मल सीट को भी क्लेम कर सकता है और टीएफडब्ल्यू को भी क्लेम कर सकता है। अब जो ऊपर रखेगा वो उसको मिलेगा। तो अगर मान लो मैं टीएफडब्ल्यू लिया तो वहां पे मेरी कैटेगरी रैंक लगेगी नहीं, और ऊपर से टीएफडब्ल्यू की कट ऑफ भी हाई आती है, और बाद में पता चले कि मैं पैसे मेरे पास नहीं थे, इस मजबूरी में मैं टीएफडब्ल्यू ले रहा था, और अब पता चल रहा है कॉलेज में जाके कि भाई फीस फिर भी देनी पड़ रही है। तो ये बड़ा गलत है। और यहां तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर सकती। यहां पे सारी स्मार्टनेस कॉलेज की है। अब तुम्हें स्मार्टली चूज करना होगा। जैसे जो बच्चा गलगोटिया में जा रहा है, अगर टीएफडब्ल्यू सीट मिलती है तो मात्र 6,000 देना पड़ता है, लेकिन वही बच्चा अगर पीएसआईटी में चला जाए तो वहां पे उसको 80,000 रुपए देना पड़ेगा। अरे मैं बता रहा हूं कैसे, जैसे पीएसआईटी, अच्छा कॉलेज वाले बहुत स्मार्ट हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं पीएसआईटी का फीस स्ट्रक्चर। ये देखो, ये देखो पीएसआईटी फीस स्ट्रक्चर, देखो यहां पे कहां गया इनका, ये देखो पहले ये लोग वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर नहीं डालते थे, फिर हम लोगों ने, मैंने यूट्यूब पे बहुत इसके अगेंस्ट वीडियो बनाया, फिर एक टीम ने क्या किया, अपना एक रेगुलेटरी जारी किया कि हर कॉलेज को अपना फीस स्ट्रक्चर अपने वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। और पीएसआईटी में बहुत बच्चों के साथ ऐसा केस हुआ होगा, और कुछ लोगों ने तो मेरे पे कॉल पे बात भी की जिनके पास पैसे नहीं थे। अब देखो इनकी फीस एक्चुअली में थी पिछले साल 1,80,000, और आई थिंक इस साल हो गई है 1,90,000। अब उसमें ट्यूशन फीस कितनी है? मात्र 1,09,96। अब अगर किसी को टीएफडब्ल्यू मिलता है तो ये लोग कितना फीस माफ करेंगे? 1 लाख माफ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि 80,000 ही माफ कर दें, ऐसा भी हो सकता है। मान लो टीएफडब्ल्यू मिला तो ये लोग माफ कर दिए 1 लाख रुपए, फिर भी उस बच्चे को 90 लाख रुपए तो देना पड़ेगा, 90,000 रुपए तो देना पड़ेगा ना। अब अगर कोई गरीब बच्चा है, वो यही देख, अच्छा इन्होंने बिल्कुल ये नहीं डाला है कि टोटल फीस क्या है, कहीं वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। पहले तो ये फोन करो ना, पूछो फीस क्या है, कहते हैं आइए बात कर लीजिए कॉलेज में। भाई हम 200 किलोमीटर दूर के, हम कॉलेज में आके पूछें क्या? हमने कई बार इनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, पूरा मतलब बाइफरगेट करके बताइए। जैसे कि आप यहां पर देखिए, आप एकेजी फीस स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए, ये 2026 का फीस स्ट्रक्चर है अजय कुमार गर्ग का। यहाँ पे पूरा का पूरा बाइफरगेट करके बताया गया है कि भाई हम ट्यूशन फीस 1,11,000 लेंगे, उसके अलावा कॉशन मनी आपका 5,000 है, करियर प्लानिंग 10,000 है, एक्टिविटी फीस 10,000 है, फर्स्ट ईयर में हम टोटल आपसे 1,42,000 लेंगे। एकदम बढ़िया से इन्होंने लिखा हुआ है। तो इन्होंने भाई देखो नियम के हिसाब से सारा बाइफरगेट करके लिखा हुआ है। अब ये चीज मैंने पीएसआईटी से भी एक्सपेक्ट करी, उन्होंने बोला नहीं भाई हम ऐसे नहीं देते हैं। मैंने बोला कि सर आप 1,80 दे रहे हो, 1,80 ले रहे हो या 1,90 ले रहे हो, तो बाकी जो अमाउंट है किसके लिए क्या अमाउंट है, उसकी कोई चर्चा नहीं। तो अब ये सिर्फ बात पीएसआईटी की नहीं कर रहा हूं, ये इस टाइप के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ ट्यूशन फीस लिखेंगे, और उसके अलावा और भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो ट्यूशन फीस भी नहीं लिखेंगे, फीस ही नहीं लिखेंगे। अब बच्चा वहां टीएफडब्ल्यू डाल देता है, और टीएफडब्ल्यू डालने के बाद पता चलता है कि फीस थी 1,50,000 और ट्यूशन फीस थी बात 60,000, 90,000 दीजिए। तो ये दिक्कत हो जाती है। अब दिक्कत हो जाती है, इसमें गलती किसकी है? तो ऑब्वियसली तुम्हें स्मार्टली चूज करना है ना भाई। सिस्टम थोड़ी बदल सकते हैं, ये लोग सालों से काम कर रहे हैं, तो आप अचानक से थोड़ी बदल दोगे, है ना? तो सिस्टम नहीं बदल सकता ना। तो यू हैव टू चूज ना कि भाई क्या सही है, किसमें कम पैसा लगेगा, किसमें ज्यादा पैसा लगेगा। अब बीटेक करने जा रहे हो, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो ये टीएफडब्ल्यू वाले बाद में मेरे को कोई मत फोन करके बोलना कि सर हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। अब मैं इसको क्या स्कैम बोलूं, क्या धोखा बोलूं, है ना? इतना तो तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना? मैं बार
बार आके चिल्ला रहा हूँ, इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ कि आगे चल के दिक्कत ना हो। कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं दे ही नहीं पाऊंगा पैसे, मैं क्या करूँ। और कॉलेज वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दे सकते तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और एडमिशन कैंसिल होने का मतलब जो तुमने AKTU में 20,000 रुपए सबमिट किए हैं, ट्यूशन फी मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस, AKTU वो 20,000 ले लेगा, वो वापस ही नहीं करेगा, वो तुम्हारा पैसा गया सीधे की सीधे। ये एक और बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कॉलेज में जाके सीट कैंसिल होती है तो ट्यूशन फीस मतलब पूरा का पूरा जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो AKTU रखा जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी होगा कि मतलब आप कुछ सर्च ही नहीं कर रहे हो, एकदम मस्त बैठे हुए हो, कॉलेज में पहुंच गए और आप सोचो कि सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया स्मूथ हो जाए। आपका एडमिशन है बेटा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और नहीं दिमाग लगाना है तो STBG का काउंसलिंग प्रोग्राम तो है, ये है STBG का काउंसलिंग प्रोग्राम है। संदीप भैया है, काई को टेंशन ले रहे हो, आई विल हेल्प, है ना। STBG का काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है अभी भी, 2,500 का कोर्स है और इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। 500 रुपए का अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो, जिसको भी हेल्प चाहिए, भाई बहुत कम टाइम है, आगे चल के 5-7 दिन में प्रोग्राम डेफिनेटली बंद हो जाएगा, या फिर 2,500 का प्रोग्राम 3,500 में हो जाएगा। तो सबसे ऑथेंटिक डेटा STBG प्रोवाइड करता है। तुम पूरे यूट्यूब में उठा के देखना, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मामला एकदम सही है। तो आप लोग अगर AKTU काउंसलिंग में इस साल बैठ रहे हो तो आप सबसे यही मैं बोलूंगा, भैया STBG काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने में बिल्कुल डिले मत करना, कंजूसी मत करना। अगर थोड़ा भी तुम्हें इससे लाभ हो जाए तो समझो कि मामला बढ़िया। लेकिन मुझे मुझे पता है थोड़ा क्या मतलब, सारा काम हम ही करते हैं और कई महीने तक करते हैं, जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता है। एडमिशन से लेके स्कॉलरशिप तक हर चीज में बच्चों की हम लोग हेल्प करते हैं। लेकिन लाभ तुम्हें जरूर होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। और 2,000 रुपए एक बार आने जाने का खर्चा है। और अगर 2,000 दे के करियर के लिए एक बहुत अच्छा अगर एडवाइस मिल जाए ना भाई, तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था और इसका खामियाजा मैं भुगता, और बहुत सारे बच्चे भुगतते थे, है ना। तो आपके टाइम में अगर आपको पता है, आपके टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना कुछ रिसर्च करके आपके लिए बैठा है, तो आप उसको यूटिलाइज करो, आप उस चीज का उपभोग करो, क्योंकि आपके टाइम में चीजें अवेलेबल हैं। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, STBG का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी तो AKTU वालों ने डेट एक्सटेंड कर दी है। अब बात करते हैं कि भैया नया शेड्यूल क्या आएगा। तो अगर तुम इनके काउंसलिंग पोर्टल पे जाओगे, यहां पे AKTU, यहां पे अगर तुम शेड्यूल पे जाओगे तो इन्होंने एक्सटेंशन की नोटिस डाली है। टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो अभी भी वही है, 30 तारीख वाला चेंज नहीं हुआ है। तो अभी इन्होंने चेंज किया नहीं है, लेकिन एक चीज का आइडिया तुम्हें लग जाएगा, ये जब लास्ट डेट 30 था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 1 था। तो अगर अब लास्ट डेट 15 है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑब्वियसली मिनिमम 16 तक तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो 15 को फॉर्म भरेगा उसका 15 को ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो एक दिन तो लगभग लगेगा ही। और क्वारी रिस्पॉन्ड का टाइम जो है इन्होंने 2 तारीख तक दिया था। तो अभी ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 16 रखें, क्वारी रिस्पॉन्ड करने की जो लास्ट डेट हो 17-18 तक चला जाए, और चॉइस फिलिंग जो है आपका 18 के बाद शुरू हो। तो देखते हैं इस बार AKTU वाले क्या करते हैं, और इसको हो सकता है और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे करना तो नहीं चाहिए बट देखते हैं। तो चलो, आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ कट एंड क्लियर। और आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।